नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज तक चैनल अरुणपुरी हो या फिर राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई, इनको माना जाता है कि ये सरकार विरोधी है, मोदी विरोधी बात करते हैं और देश में तमाम तरीके के प्रपंच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी आज तक चैनल ने एक सर्वे मूड ऑफ द नेशन पेश किया और उसमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो इस सच्चाई को स्वीकार उन्हें करना पड़ा कि पूरे देश में आज भी मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। और अगर देश में इस साल भी चुनाव होते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है। यूपीए की हालत कुछ भी सुधरने वाली नहीं है, बल्कि कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान होने जा रहा है। हालांकि इस सर्वे को उन्होंने कुछ तोड़ मरोड़ने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, उन्हें अगर अब चुनाव होते हैं तो 293 के करीब सीटें मिलेंगी। हालांकि ये जो सर्वे का साइज इनका था वो करीब 12,500 का था और कार्वी जो एक दूसरी कंपनी है उसकी मदद से इंडिया टुडे ग्रुप ने यह सर्वे कराया था। और इस सर्वे में तमाम तरीके के सवाल पूछे गए थे, तमाम सवाल उठाए गए थे और उनका जो रिजल्ट आया है उसको भी इन्होंने एक आंकड़ेबाजी करके अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जैसे कि इन्होंने ये सवाल पूछा कि अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने में या संभालने में कोरोना काल के दौरान मोदी कितने सफल रहे हैं, तो उसमें आउटस्टैंडिंग देने वाले 20% हैं और 47% लोगों ने माना है कि बेहतर काम किया है। यानी दोनों को मिलाकर आप अगर बेहतर की गिनती रखें तो वो 67 से 70% बैठती है, जबकि इसे 67% न बताकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर माना है 47% लोगों ने केवल। और दूसरी तरफ जैसे अर्थव्यवस्था के साथ साथ अगर ये बात आती है कि किस तरीके से कोरोना की चोट हुई है, तो उसमें ये उल्टी कहानी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और राजदीप ने यह कहा कि देश में हर 5वें व्यक्ति की जॉब चली गई है या वो बेरोजगार हो गया है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 4 व्यक्तियों का रोजगार बचा हुआ है। उसी तरीके से जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में इन्होंने सर्वे कराया तो उसमें लगातार दूसरी साल योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर रहे, बेस्ट सीएम के तौर पर उन्हें देखा गया और उनका जो उन्हें पसंद करने वालों का प्रतिशत था वो 25 से ज़्यादा था। दूसरी तरफ केजरीवाल को इन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है, लेकिन उसको पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत केवल 14 है। तो आप समझ सकते हैं कि दो लोगों के बीच में जिन्हें ये आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर है। उसके साथ साथ कोरोना महामारी से लड़ने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कितनी सफल रही हैं, उसमें भी बेहतर तरीके से लोगों ने माना है कि 50% से ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने में बेहतर भूमिका निभाई है और कोरोना का प्रसार कम से कम हो, इसको रोकने में सरकार ने जो कदम उठाए थे वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। सरकार अच्छी तरीके से कोरोना को हैंडल कर पाई और सरकार की कोशिशों की वजह से ही कोरोना महामारी इतनी कम मात्रा में लोगों तक फैली, अन्यथा इसके ज्यादा फैलने के आशंकाएं नजर आ रही थी। आगे ये सर्वे आगे कुछ सवाल इसमें ऐसे भी किए गए कि मोदी की लोकप्रियता कितनी है। लोकप्रियता के मामले में मोदी अपने सभी विरोधियों से काफी आगे है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे है। और उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि कांग्रेस के नेता चाहे सोनिया हो या राहुल हो, इनके बारे में लोगों की सोच पहले से और ज्यादा कमजोर हुई है। और लोग अगर किसानों के मुद्दे पर भी इन्होंने सवाल पूछे तो वहां पर भी लोगों का ये मानना है कि 50% से ज़्यादा लोग, 53% के करीब लोग ये मानते हैं कि किसान कानूनों को लागू होना चाहिए और केवल 28% लोगों का मानना है कि ये जो कानून है इन्हें खारिज होना चाहिए। यानी कि बहुमत से ज़्यादा करीब 3/4 लोगों का कहना है कि ये जो कानून सरकार ने बनाए हैं किसानों की बेहतरी के लिए है और उनसे किसानों का फायदा होगा, इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। ये सारे जो मुद्दे इसमें रखे गए हैं, जानबूझकर इन्होंने ऐसे मुद्दे रखे जिनकी वजह से मोदी सरकार की लोग आलोचना करें और उस पर बुराई करें, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने वही कहा जो वो महसूस कर रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लोगों से ये पूछने की कोशिश की कि कितनी परेशानियां हुई हैं। लोगों ने स्वीकार किया कि परेशानियां हुई हैं, लेकिन सरकार जो कर सकती थी सरकार ने बेहतरीन तरीके से किया है। सीरम का जो वैक्सीन है उसको लेकर इन्होंने सवाल किए और उस सवाल में भी ये घालमेल करते हुए नजर आए। उसमें इन्होंने कहने की कोशिश की कि हर 5वां व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है, लेकिन ये लोग ये कहना भूल गए कि 80% लोग इन वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसी तरीके से इन्होंने ये भी कह दिया कि यह देश में करीब 7% लोग ही केवल ये वैक्सीन खरीद कर लगवाना चाहते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अगर लोगों को उसी रेट पर वैक्सीन सरकार उपलब्ध करा देती है जिस पर सरकार
को मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस देश का हर आदमी इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि ये तो 12,500 लोगों पर सर्वे करते हैं और हमारा जो सर्वे होता है, हम जिन लोगों से बात करते हैं उनकी संख्या लाखों में है और वहाँ से हमें जो फीडबैक मिलती है उसमें गरीब से गरीब आदमी भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर 200-250 रुपये में ये वैक्सीन लगता है तो वो अपने परिवार के सभी लोगों को वैक्सीन लगवा लेगा। 1,000-1,500 रुपये में अगर जिंदगी की गारंटी मिलती है, अगर बीमारी से सुरक्षा मिलती है, तो ऐसा करने में कोई भी गरीब आदमी भी पीछे नहीं हटता है। ये शायद रजदीप सरदेसाई और उसके मालिक अरुण पुरी या फिर कार्बी नाम की जो संस्था है जिसने सर्वे किया है उनको शायद नहीं पता है। उसी तरीके से सर्वे में तमाम दूसरी बातें कही गई है। मंत्रियों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर अमित शाह को लोगों ने रखा है, दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह है और तीसरे नंबर पर जो नितिन गडकरी है जो अपने विशिष्ट कामों के लिए जाने जाते हैं उनको रखा गया है। उसी तरीके से मुख्यमंत्रियों में 5 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने नाम दिया है। पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं जो कि ऑब्वियस है और दूसरे नंबर पर केजरीवाल को इन्होंने एक बेहतरीन रणनीति की तरह रखा है। तीसरे नंबर पर इन्होंने रख दिया है ममता बनर्जी को। यानी यहाँ भी ये कुछ खेल करते हुए नजर आ रहे हैं और राज्यों के चुनावों को लेकर भी इन्होंने कुछ कहने की कोशिश की और ये कहा है कि राज्य सरकार बेहतरीन काम कर रही है। यानी यहाँ इन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा कि राज्यों में चाहे ममता बनर्जी हो या तमिलनाडु की बात हो या फिर केरल की बात हो, इन राज्यों में दोबारा से सरकारें वापस आ सकती है, ऐसा न कह के इन्होंने ये कह दिया है कि ये जो मुख्यमंत्री है खासकर ममता बनर्जी, इनके काम से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि ये आधी हकीकत आधा फसाना है। चूंकि ममता बनर्जी के राज में अगर लोग संतुष्ट रहे होते तो उनकी खुद की पार्टी के लोग इस तरीके से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ न भाग रहे होते। उसी तरह से ये केरल के मुख्यमंत्री का भी बचाव करते हुए नजर आते हैं और लोगों ने सर्वे में जो किसान आंदोलन को लेकर बात की है उसको ये पूरे तरीके से न कहकर आधी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तो इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी दुश्मनी होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा वैमनस्यता और ईर्ष्या होने के बावजूद इन्होंने ये स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी से भी लोग खुश हैं और योगी आदित्यनाथ से भी खुश हैं, जबकि इन्होंने तमाम 3 तलाक से लेकर तमाम तरीके के सवाल उसमें डालने की कोशिश की। उसके बावजूद लोगों की राय को सुनकर अब राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को भी मानना पड़ रहा है कि अभी मोदी के मुकाबले में, एनडीए के मुकाबले में देश में कोई पार्टी नहीं है। चुनाव अभी हो या कल हो, कभी भी हो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है थोड़ा बहुत उसमें परसेंटेज का अंतर आ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से वही रिजल्ट रहने वाला है जो 2019 में रहा था। योगी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है और योगी के साथ साथ मोदी की लोकप्रियता तो बरकरार है ही। ये बात स्वीकार करके एक बड़ी बात आप समझ लीजिए कि सीने पर पत्थर रख के राजदीप सरदेसाई ने इन सारी बातों को स्वीकार किया है, क्योंकि इनका जो चैनल है इसकी टीआरपी डाउन हो चुकी है और अगर ये सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे तो जनता इन्हें बिल्कुल से नकार देगी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आज कांग्रेस की CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में वही सब हुआ जो पिछले 6 महीनों से देखने को मिल रहा था कि आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आज़ाद हो या फिर मुकुल वासनिक जैसे, चिदम्बरम जैसे लोग हो, ये मीटिंग में मांग कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक चुनाव होना चाहिए और नए अध्यक्ष की नियुक्ति 4 प्रदेशों के चुनावों से पहले हो जानी चाहिए, जिससे वो अध्यक्ष अपनी टीम बना करके और इन चुनावों में बेहतरीन तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रोत्साहन दे सकेगा, उनको मोटिवेट कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोग थे, एक एंटनी जैसे लोग थे और ये लोग सोनिया की चारुकारिता के लिए जाने जाते हैं और इन लोगों ने ये जो मांग करने वाले लोग थे इनको निशाने पर लेने की कोशिश की और अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसके इशारे पर बातें की जा रही है या योजना बनाई जा रही है। यानी सीधे तौर पर आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद या दूसरे जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, चिदम्बरम जैसे लोग हैं, इनको इन लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं होगा, अध्यक्ष का चुनाव जून में होगा और तब तक के लिए सोनिया गांधी को एक बार फिर से कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि इन लोगों ने बता दिया है कि कांग्रेस में केवल और केवल गांधी परिवार की चरण वंदना चलती है। जो भी व्यक्ति गांधी परिवार के खिलाफ बोलेगा या फिर कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात करेगा उसको सीधे तौर पर दूसरी पार्टी का एजेंट बता दिया जाएगा, उस पर सवाल उठा दिए जाएंगे, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे और अगर चुनाव की बात वो ज्यादा करेगा
तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। अशोक गहलोत की और आनंद शर्मा की आज जिस तरीके से नोकझोंक हुई है, उससे तो साफ पता चलता है कि अशोक गहलोत अपने आप को सबसे बड़ा चाटुकार दिखाने की कोशिश में है। और अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष का पद नहीं संभालने के लिए राजी होते हैं तो कुछ समय के लिए अगर सोनिया गांधी का मूड बदला और सोनिया गांधी राजी हो गई तो शायद अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इसीलिए अशोक गहलोत इस पूरे के पूरे खेल में सबसे आगे बढ़ के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेता है, जो 23 लोगों ने पहले पत्र लिखा था, मीडिया में जाके बात की थी, उन सभी का मानना यह है कि अगर यही सब चलता रहा तो ये पार्टी एकदम से खत्म हो जाएगी और इस पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। बाकी जो लोग हैं इस पार्टी से उब गए हैं, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, दूसरी बड़ी पार्टी नहीं लेगी तो उनका भी राजनीतिक अंत हो जाएगा। यही चिंता इन लोगों को सता रही है और इनकी चिंता वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात की थी राजदीप सरदेसाई और मूड ऑफ द नेशन नाम के सर्वे की, उसमें भी यही संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डूब के कगार पर बैठी हुई है, ये डूबने वाली है। जनता का इसमें कोई विश्वास नहीं है और न ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए बना था और जिसने 2 टर्म यानी कि 5 साल के 2 टर्म 10 साल देश पर राज किया था, आज उसको कोई भी महत्व देने को राजी नहीं है। जो सर्वे हुआ है उसमें भी इसी बात के संकेत मिले हैं और यही संकेत ये 23 नेता पहले से दे रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार की चरण वंदना ही एकमात्र सिद्धांत है और इसीलिए अब एक बार फिर से सोनिया गांधी को जून तक के लिए, जब तक के चुनाव होंगे, एक बार फिर से कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया गया है। जय हिंद, जय भारत।